आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एल सल्वाडोर में जो बिल पास हुआ है आखिर उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उससे इंडिया को सीख लेनी चाहिए। इंडिया में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को किस प्रकार से रेगुलेट किया जा सकता है, मैं अपने विचार रखूंगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, तो यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके पुराने हो जाइए। तो चलिए दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एल सल्वाडोर की। तो एल सल्वाडोर में दोस्तों है बिल जो कल 10 जून को वहां पे पास हो गया और अब एल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन है वो एक लीगल टेंडर हो गया। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, दरअसल मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विस, कुछ भी आप यहाँ पे खरीदते हैं, गुड्स हो जाए वो सर्विसेज हो, तो उसको हम यहाँ पे रुपए से देकर ही खरीदते हैं। लेकिन अब एल सल्वाडोर में क्या हो गया कि वहां बिटकॉइन देकर भी इसको एक लीगल अब माना जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी आप बिटकॉइन देकर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन जब वहां पे दूसरे पक्ष की भी सहमति हो तो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन अभी लीगल नहीं है कि आप यहाँ पे खरीद सकें, बेच सकें। तो यहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है बिटकॉइन का। इस प्रकार से एल सल्वाडोर में हम समझे तो वहां पे लीगल टेंडर, जिसका मतलब ये है कि वहां पे हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस हम बिटकॉइन देकर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, सारा कुछ वहां पे कर सकते हैं। हालांकि वहां पे अभी डॉलर भी चलता रहेगा तो वो बात अलग है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो इस बिल की जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि एल सल्वाडोर में यदि आपके पास 3 बिटकॉइन यानी कि 3 बिटकॉइन आपके पास है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी वहां पे दे दी जाएगी, यानी कि परमानेंट आप वहां पे निवास कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार बिटकॉइन का ऐसा यूज मैंने सुना कि बिटकॉइन 3 बिटकॉइन यदि आपके पास है तो आप वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी का सिटीजन आप वहां पे बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे फायदे क्या होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो बात करते हैं कि एल सल्वाडोर को बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर पास करने के फायदे क्या होंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बाइनेंस को। बाइनेंस दोस्तों क्या था कि सबसे पहले बाइनेंस चाइना में जाना चाहता था, यानी कि चाइना में। तो चाइना में बाइनेंस ने सोचा कि मैं यहाँ पे रहूंगा तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, यानी कि ये मुझे उठा लेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था जैक मा को उन्होंने गायब कर दिया। ये चाइना वाले ऐसे ही हैं, यहाँ पे कुछ भी जिसको देखेंगे जिसकी तरक्की हो रही उसको पकड़ के गायब कर देंगे। तो इस प्रकार से जैकमा को अभी निकाला है तो अभी मालूम पड़ा कि जैकमा बाहर आ गए। इसी प्रकार से बाइनेंस के जो सीईओ हैं, जिनका नाम सीजेड बाइनेंस पूरी दुनिया जानती है, तो उन्होंने क्या सोचा कि यदि मैं यहाँ पे बिजनेस करूंगा चाइना में तो ये लोग मुझे उठा लेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, तो क्योंकि चाइना में भी बिटकॉइन को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था उस समय, तो ठीक है, तो उनको इनविटेशन आया किसी कंट्री से, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बिजनेस के लिए आकर के। तो सीजेड बाइनेंस जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का टॉप एक्सचेंज, नंबर 1 का एक्सचेंज आज है। यदि वो चाइना में करता तो शायद उसको उठा लिया जाता, लेकिन जिस कंट्री ने उसको इन्विटेशन भेजा और उससे कहा कि आप हमारे कंट्री में आइए, आप बिजनेस को कीजिए, अच्छे से कीजिए बिजनेस, तो आज आप सीजेड बाइनेंस की आप तरक्की देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कर लिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीजेड बाइनेंस ने सबसे पहले तो उनका बाइनेंस एक्सचेंज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उन्हीं का है। बाइनेंस स्मार्ट चेन उन्हीं की है। वजीर एक्स का इंडिया का जो है उसको भी बाइनेंस ने खरीद लिया है। उसके बाद बात करें इंडोनेशिया की एक्सचेंज की, वो भी उन्हीं का है। उसके बाद बात करें न्यूजीलैंड के एक्सचेंज की, वो भी उन्हीं का है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं बड़े बड़े दुनिया के माइनर पूल वो भी बाइनेंस ने ही खरीद लिए हैं। समझ लीजिए दुनिया का कितना सारा पैसा सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज पर रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सीजेड बाइनेंस यदि चाइना में रहते तो क्या होता। अब चाइना वाले बेचारे माथा फोड़ के बस भेजा ही फोड़ रहे होंगे, यार ये सारा क्या आपने कर दिया, इससे अच्छा तो यहीं रहने देते। घाटा उनका कितना ज्यादा हुआ हो गया। उसी प्रकार से मैं भी इंडिया को भी रिलेट करूंगा कि इंडिया भी तो ये गलती नहीं करने जा रही है। तो आप समझेंगे कि इससे फायदा क्या हुआ। तो सीजेड बाइनेंस ने इतनी सारी चीजें मतलब एक्सचेंज सब अपने खरीद लिए। अब इससे फायदा जिस कंट्री में ये सीजेड बाइनेंस गए उसका फायदा क्या हुआ, अब जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात उनके जो एम्प्लॉयमेंट था, यानी कि जितने भी उनमें कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी है बाइनेंस, तो 1-2 एम्प्लॉय तो होंगे नहीं, हजारों एम्प्लॉय, लाखों एम्प्लॉय उसमें लगे होंगे तब जाकर। तो ये एम्प्लॉयमेंट कहां से आया, जिस देश में गए होंगे उस देश के एम्प्लॉय भी ढूंढने के होंगे, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की समस्या को दूर हुआ होगा, जो कि भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर इस समय हो चुकी है। दूसरे नंबर पर बात करें तो वहां पे जो गवर्नमेंट को टैक्स है उसमें बहुत ज्यादा टैक्स वहां पे उस गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, तो टैक्स के मामले बात करें तो जो कि जहां दोस्तों बाइनेंस जिस कंट्री ने इन्वेस्टेशन दिया वहां पे दोस्तों टैक्स कितना ज्यादा सरकार को मिलता है, ये भी अब अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अब दोस्तों कंपनी के एम्प्लॉयज है, सारे कुछ है, तो वहां पे खाने की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर रोजगार और जो दोस्तों छोटे मोटे जो काम होते हैं वहां पे कितने ज्यादा ग्रो करेंगे और वो कंपनी की इकोनॉमी जो है वो रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो करेगी। इससे दोस्तों क्या होगा कि कंपनी जो
जहाँ की जो कंट्री होगी वो बहुत रैपिडली ग्रो करेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो फास्ट होगी। तो दोस्तों उसी से हिसाब से बात करें तो इंडिया भी दोस्तों उसी बात गलती तो नहीं कर रहा है जो गलती चाइना ने की थी, और आज चाइना बेचारा माथा ही फोड़ रहा होगा। इसी प्रकार से यदि इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में क्रिप्टो को बैन नहीं करना चाहिए। यदि बैन कर दिया तो देखिए जिनको बिजनेस करना है वो बिजनेस करेंगे, चाहे आप यहाँ करवा लो चाहे दूसरी कंट्री में करवा लो। और जब सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि क्रिप्टो को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जा सकता है, लोग आप लीगल नहीं करोगे, लोग चुपके छुपके यहाँ पे चोरी से करेंगे, तो इस प्रकार से यदि आप बिटकॉइन को बैन कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लोग जो जिन्हें करना होगा वो करके ही रहेंगे। जिस प्रकार से जेप पे देख लो, जेप पे ने जहां इंडिया में बैन हुआ दूसरी प्रकार से देख लीजिए जेप पे चला के भाग गया सिंगापुर बुरी अवस्था समेट के, और जैसे यहाँ ठीक हुआ फिर सिंगापुर से यहाँ पर आ गया। देखिए जिनको बिजनेस करना है वो करेंगे। आप अपने बिजनेस अपने देश में करवाएंगे तो आपका ही फायदा होगा, दूसरे देश में भेज देंगे अपना इलाज करवा लेंगे, बाद में सर फोड़ेंगे जैसा चाइना ने किया था बाइनेंस को भगा करके। अब आप समझ लीजिए कि इंडिया भी तो उसी प्रकार तो नहीं गलती कर रहा है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी माथा पच्ची वाली चीज है, वो है कि मान लीजिए बिटकॉइन को यहाँ पे रेगुलेशन तो सारा कुछ बना दें इंडिया में, लेकिन यहाँ पे टैक्स को किस प्रकार से करेंगे हम, टैक्स पे किस प्रकार से हम लेंगे, क्योंकि जो ये क्रिप्टो करेंसी है वो एकदम डिसेंट्रलाइज पे काम करती है। इसमें टैक्स हमें कैसे मालूम पड़ेगा? लोग इतनी सारी बिटकॉइन को वहां पे अपने वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं, सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है कितना आपके पास संपत्ति है। हालांकि अभी कल एक न्यूज में आया था कि इसको एक संपत्ति बनाने जा रहे हैं, यानी कि एसेट। अब ये जो आपकी संपत्ति होगी वो डिजिटल संपत्ति के रूप में इसको रखा जाएगा, ऐसा एक आर्टिकल कल छपा था, आप इस तरफ देख सकते हैं। लेकिन मैं उसको बता दूं कि ये डिजिटल एसेट यानी कि डिजिटल संपत्ति, हालांकि अच्छी बात है, अगला सत्र जब कभी स्टार्ट होगा यदि बिल ये पास होता है कि डिजिटल एसेट, तो यहाँ पे रेगुलेशन वाली बात ही खत्म हो जाती है। अच्छी रहेगी कि डिजिटल संपत्ति के रूप में। तो मेरा जो इसमें विचार है कि इसको किस प्रकार से टैक्स पर काबू करा जाए वो मैं यहाँ पे रखने का प्रयास करूंगा। देखिए सरकार जब होती है किसी भी एक्सचेंज पर या फिर किसी भी एक्सचेंज पर हम जब जाते हैं तो वहां पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है, तो इतनी तो गारंटी है कि सरकार को यह पता है कि आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड किस एक्सचेंज पर दिया है। ठीक है, यदि सरकार कुछ ऐसा करे कि वहां पे एक साल का जितना भी ट्रांजेक्शन आप किसी भी एक्सचेंज पर किए हो, तो चूंकि दोस्तों डिसेंट्रलाइज करेंसी भी क्रिप्टो करेंसी भी बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंस होती है, उसमें हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, कितने क्या ट्रांजेक्शन नंबर किसी का भी दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करे, एक रूल बना दे कि जितने भी साल में ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसकी डिटेल हमें बाकायदा फोटो कॉपी करके आप किसी प्रकार से हमें सबमिट कीजिए। यदि वो 5 लाख से ज्यादा आपका प्रॉफिट सालाना बन रहा है, जो कि दोस्तों सिंपल से साधारण टैक्स के रूल होते हैं, 5 लाख से ऊपर यदि आपका प्रॉफिट बनना है तो उसका टैक्स के हिसाब से लोगों से लेना चाहिए, यदि नहीं बनना है तो उनसे मत लीजिए। तो इस प्रकार से आप टैक्स पे गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट उसको कर सकती है। मेरे विचार थे तो मैंने सोचा आपको रख दूं। तो क्या जाता है, अपने आर्टिकल 19 का यूज करने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं आर्टिकल 19 का यूज करके मैंने इस अपने जो विचार थे रेगुलेट करने को अपने रख दिए। क्योंकि जो टैक्स संबंधित जो डिसेंट्रलाइज करेंसी में टैक्स की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए। तो मेरे जो विचार थे मैंने वहां पर रख दिया। तो उम्मीद करता हूं आज आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल मिला होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।